हाय एवरीवन, मैं पूजा सक्सेना और आज हम यहाँ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्यालय में मिड डे मील जो है उसके समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। प्रासंगिक माने अच्छा। देखते हैं। पहला, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये तो प्रासंगिक कहीं से भी नहीं होगा, ये तो गलत बात कह रहे हैं उसके लिए। शिक्षण अधिगम के साथ इसका लेना देना नहीं है। तो जब मिड डे मील चलता ही है शिक्षण के साथ तो फिर लेना देना नहीं है, ये भी गलत हुआ बच्चों। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, हो सकता है बच्चों। चौथा, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ये केवल उनके लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन बच्चों सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा या बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, बोझ के बिना सीखने का मतलब यहाँ पर हमेशा स्कूल बैग का कम वज़न रहेगा। स्कूल बैग का कम वज़न। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, बाला का पूरा रूप बताइए। बाला ये फॉर्म है लर्निंग की, तो इसका पूरा रूप है बच्चों बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स, या फिर इसे चौथे ऑप्शन में कह सकते हैं अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 65 का वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वो कह रहे हैं पहला, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाएं। दूसरा, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण हो। तीसरा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं या वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किए जाएं। तो वैकल्पिक ढांचे का मतलब हमेशा जो होगा बच्चों वो होगा आपका जो 65 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका रहेगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो, माने कि आप उसका एक विकल्प जो है खोज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। यह एक तथ्य है अंधविश्वास का, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य अथवा रूढ़िबद्ध धारणा। तो ऐसी धारणाएं हमेशा बच्चों पुरानी या रूढ़िबद्ध कही जाती हैं। 66 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। 67 देख लेते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। 67 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमेशा आपका आंसर रहेगा, मैं एक मिनट ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर और तापमान घट जाने पर धीमी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किसमें होती है। ग्राफिक कौशल में, दिशात्मक कौशल में, चित्रण कौशल में या स्थितीय कौशल में। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता हमेशा रचनात्मक आकलन या चित्रण कौशल में होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। 70 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसका आंसर है पर्यावरण की सिफारिश करने वाला है एनसीएफ 2005। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो बच्चों आंसर रहेगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती, मतलब एक ही जगह नहीं की जाती, अलग अलग जगह की जाती है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो नदी बांध वाला क्वेश्चन है इसमें बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बांध तो हमेशा जोड़ते हैं, कभी अलग नहीं करते। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर कि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं जलवाष्प भी होती है।
ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी जलवाष्प भी है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और ऑल ऑफ दीज माने सभी। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ध्यान रखिए 74 का आंसर जो रहेगा, ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो हिमालय की छाया में रहते हैं, इसलिए मानसून से प्रभावित नहीं होते। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अधिक मात्रा में जो आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड गिरती है, इस वजह से ताजमहल पीला हो रहा है। गोलकोंडा जो किला है वो किसने बनवाया था? 76 का जो आंसर है वो रहेगा काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश जीएस के क्वेश्चन है, पर्यावरण में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? साइंस का क्वेश्चन है लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अदिश राशि है इसमें से द्रव्यमान, बाकी संवेग, गुरुत्वाकर्षण और भार, ये अदिश राशियाँ हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आपको थोड़ी सी साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। 79 है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती। तो आंसर बताना है उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी। तो 79 का आंसर होगा ऐसी चीज़ जिसमें से प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, वो अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है 82 का हम देख रहे हैं। पहला, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो ये है कि बच्चों को खुद ऐसा काम करने के लिए दीजिए जो वो उन्हें संवेदनशील बना सके। तो पहला ऑप्शन जो है बेटर ऑप्शन है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोसी लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का जो है उल्लेख नहीं किया गया। तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक या सही नहीं है? पहला ए ऑप्शन है, इससे समुदाय को उनकी बीमारियों को समझने में मदद मिलती थी जिससे वे पीड़ित थे। दूसरा ऑप्शन, इसने समुदाय के अधिक बातचीत करने के अवसर प्रदान किए। तीसरा ऑप्शन, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। चौथा ऑप्शन, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। 83 का जो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ये बातचीत करने के लिए नहीं था, याद रखने बीमारियों को समझने में मदद मिली, वास्तविक जीवन से जुड़ने में सीखने में मदद मिली, डाटा हैंडलिंग समझने माने आंकड़ों को इकट्ठा करने में भी मदद मिली। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा, ये प्रासंगिक नहीं है। ऊपर एक बार और देख लेते हैं बच्चों, हम कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं है? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 86। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य बताइए। तो 86 जो है पहले पढ़ रहे हैं पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तब जोड़ना है तो बाहर जाना गलत होगा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से कोई बाहर नहीं जा सकता। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम चौथा ऑप्शन पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, तो ये भी सी ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ बेटर होगा। चलिए देख लेते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का ही गठन करते हैं और यदि दादी दादा एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत या संयुक्त परिवार कहलाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इस तरह नहीं सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है। तो यहाँ पर 87 का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि अगर समावेशी अधिगम है तो वो उनको दोनों ही चीज़ों को विस्तारित रूप से बताएगी। डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और क्वेश्चन नए लेके आएंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।